Hello students, welcome back to another lecture of class 8 social science. Today we are going to study chapter 6 colonialism and the city, the story of imperial capital. Okay, so in this chapter basically we are going to understand that what was the administration system of Britishers and how they have classified the various cities. Okay, and then what are the two terms urbanization, deurbanization, and in the case study we are going to do the study of Delhi, that how Delhi was built and rebuilt again, how urbanization happened there, how deurbanization happened, and how its importance grew. Okay, so these are the topics which we are going to cover. So let us quickly start the chapter next. So first is new towns versus old towns. So I have already told you that there are two terms, urbanization and deurbanization. Urbanization का मतलब है शहर में किसी चीज़ को तब्दील करना, किसी जगह को शहर के अंदर डेवलप करना, शहर के जैसा डेवलप करना. और डीअर्बनाइजेशन का मतलब है जब किसी सिटी से मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो सिटी को डेजर्ट करके चली जाती है ड्यू टू एनी रीज़न, तो क्या होता है, कोई सिटी जो ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड थी अब उसका डीअर्बनाइजेशन हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे तीन सिटीज़ की एग्जाम्पल हैं, सूरत, मछलीपट्टनम एंड डक्का, जो कि ओल्ड टाउन्स थे. एंड देयर वर लॉट ऑफ ट्रेड यूज्ड टू हैपन इन दीज थ्री प्लेसेस. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आए एंड दे हैव एंटर्ड इंडिया थ्रू कैलकटा, तो उन्होंने ये तीन सिटीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर अर्बनाइजेशन का जो एक ग्रोथ चल रहा था वो धीरे धीरे हैम्पर हो गया और ये तीन सिटीज़ जो हैं वो डी अर्बनाइज हो गई, सूरत, मछलीपट्टनम एंड डक्का. After the Battle of Plassey in 1764, British power starts political interference in trade and court matters of weak Mughal Empire and princely rulers. जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी जो है ब्रिटिशर्स फाइट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट बनाना शुरू कर दिया था, सारी टेरिटरीज पे पॉलिटिकल होल्ड उनका आ गया था, उन्होंने हर मैटर्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था. एंड नाउ some presidency cities have started being established during the Britishers time. So Britishers के टाइम पर दो तरह की cities जो हैं वो आपको दिखेंगी बनती हुई, एक presidencies हुआ करती थी एंड अदर व princely states. Princely states के actual rulers जो हैं वो princes ही होते थे और उसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं था ब्रिटिशर्स का. ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी, इट वाज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स और वहाँ पर वो लोग डायरेक्टली सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे यूज्ड टू सी इट देमसेल्व्स. नेक्स्ट स्लाइड सर. In the late 18th century, for administrative purpose, colonial India was divided into 3 presidencies. वैसे तो टोटल 8 प्रेसिडेंसीज थी ब्रिटिशर्स की, बट इनिशियली 3 इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं इंडिया के अंदर, दैट इज़ बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल. अब बंगाल में क्योंकि वो सबसे पहले एंटर ही बंगाल से हुए थे, तो जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी दे यूज टू अप्लाई दैट इन बंगाल फर्स्ट. अगर बंगाल में वो चीज़ सक्सेसफुल है देन दे यूज टू अप्लाई ऑल दोज थिंग्स टू द मद्रास एंड बॉम्बे सिटीज़. ओके, these 3 presidencies became the centers of British power in the different regions of India. A host of smaller cities declined. So यहाँ पे जो smaller cities जो हमने पहले वाले स्लाइड में बात की थी, सूरत, मछलीपट्टनम एंड डक्का, ये जो smaller cities थी धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो कम होने लगी और वहाँ पे डी अर्बनाइजेशन शुरू हो गया. Many towns manufacturing specialized goods डिक्लाइन ड्यू टू अ ड्रॉप इन डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस्ड. जैसे सूरत जो है वो टेक्सटाइल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, मछलीपट्टनम जो है वो मसलिन क्लोथ्स के लिए फेमस था, वहाँ से वो ट्रेड्स होते थे. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिशर्स डिड नॉट पे मच अटेंशन टू दीज प्लेसेस, सो द पॉपुलैरिटी ऑफ दीज प्लेसेस डिक्लाइंड, द ट्रेड इन दोज प्लेसेस डिक्लाइंड. ऑन द अदर हैंड बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल जो है वो अर्बनाइज होना शुरू हो गया. नेक्स्ट स्लाइड. New planned cities were starting to build for trade and ruling purpose, and old one declined. Machilipatnam, Surat, Seringpatnam were de-urbanized during the 19th century. ठीक है, तो ये एक
एग्जाम्पल है कि ये 3 सिटीज़ कैसे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। अब हम यहाँ पर डिटेल स्टडी जो करेंगे, केस स्टडी जो करेंगे, वो हम दिल्ली का करेंगे। सो दिल्ली इज़ वन एग्जाम्पल कैसे उसकी हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस पहले काफ़ी ज़्यादा थी, लेटर ऑन ब्रिटिशर्स आए, दे डिड नॉट पे मच अटेंशन टू दिल्ली, तो वो जगह जो है कैसे अपनी पॉपुलैरिटी कम कर देती है। एंड वापस से फिर दिल्ली जो है, जब व्हेन दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली, दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स दिल्ली, दे वांटेड टू हैव अ होल्ड ऑन दिल्ली। तो ये पूरी स्टोरी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। The historic imperial city of Delhi became a dusty provincial town in the 19th century before it was rebuilt as the capital of British India after 1912. Though Britishers have come to India in 1600, still they made the capital, they made Delhi the capital in 1912. So why so? Why they have not understood the importance of Delhi till 1912? This we are going to study in the next slides. Next, sir. दिल्ली बिल्ट एज शाहजहानाबाद। हमने क्लास 7 की मेडिवल हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, मुग़ल एम्पायर जो था पूरा का पूरा, उनके लिए दिल्ली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया, बहुत इम्पॉर्टेंस होल्ड करती थी, बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया थी। वाई? बिकॉज दिल्ली वॉज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ इंडिया, सो इट वॉज वेरी ईजी टू एडमिनिस्टर दिस होल लार्ज टेरिटरी फ्रॉम दैट सेंटर प्लेस। ओके, तो दिल्ली को एक्चुअली दिल्ली की इम्पोर्टेंस तो बहुत पहले से ही थी, और राजपूतों के जो राजा थे तोमार, उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपना कैपिटल बनाया था। और लेटर ऑन दिल्ली को जो बिल्कुल स्प्लेंडेड और बहुत ही इम्पोर्टेंस जो दिया है वो मुग़ल एम्पायर्स ने दिया है। तो दिल्ली शाहजहां ने बनाया था, और उन्होंने इस जगह का नाम पहले शाहजहानाबाद रखा था। Shahjahanabad was begun in 1639 and consisted of fort, palace complex and the city adjoining it. शाहजहां जो थे वो दिल्ली में लाल किला या रेड फोर्ट जो है वहाँ पर रहते थे, उन्होंने ही ये लाल किला बनाया था। रेड सैंडस्टोन से बना हुआ था, इसीलिए इसे रेड फोर्ट कहा जाता था। कंटेन्ड द पैलेस कॉम्प्लेक्स। टू इट्स वेस्ट ले द वॉल्ड सिटी विथ 14 गेट्स। ये आगे जब हमारी स्लाइड्स आएंगे उसमें हम देखेंगे कि एक जो हमारा इसका स्ट्रक्चर कैसा था दिल्ली का। यहाँ पर रिवर यमुना जो है वो फ्लो करती थी। यहाँ पर आप देखोगे कि पैलेस हुआ करता था शाहजहां का, जो हमारे राजा थे। एंड ये जो पूरी की पूरी सिटी है, इसके वेस्ट साइड पर पूरी सिटी लोकेटेड थी, एंड दिस सिटी वाज अ वॉल्ड सिटी। ये सिटी को सिक्योरिटी पर्पस के लिए पूरी तरह से वॉल किया गया था, और इसमें अराउंड 14 गेट्स थे। ओके, सो इट वाज अ वॉल्ड सिटी विथ 14 गेट्स। Okay. To its west, the walled city with 14 gates. The main streets of Chandni Chowk and Faiz Bazaar were broad enough for royal processions to pass. A canal ran down the center of Chandni Chowk. So ये पैलेस है, पैलेस में यहाँ कहीं चांदनी चौक था। सिटीज़ के जो रोड्स थे वो काफ़ी ब्रॉड थे, इतने ब्रॉड थे कि कोई भी अगर राजा का जुलूस या झांकी निकले वो आराम से यहाँ पे इस रास्ते के थ्रू जा सकती थी। सो दिस वाज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिटी। नेक्स्ट स्लाइड। एज वी कैन सी इन दिस फिगर, यहाँ पर आपको रेड फोर्ट दिख रहा है, और यहाँ पर पूरी की पूरी जो सिटी है जहाँ पर रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है वो रहती थी। ये सिटी चारों तरफ से वॉल की गई है, और यहाँ पर आपको गेट्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको रिवर दिखाई दे रहा होगा। अब सिटी के अंदर बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जिसमें बाज़ार वगैरह जो है, फैज़ बाज़ार, वो बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि शाहजहां वाज अ मुस्लिम एम्परर, तो पूजा वगैरह करने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई थी, जामा मस्जिद। आई होप यू कैन फिगर आउट जामा मस्जिद इन दिस फिगर। क्योंकि जामा मस्जिद की जो हाइट थी वो काफ़ी ऊंची थी। पूरे शहर में और कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट नहीं था जिसकी हाइट जामा मस्जिद से ज़्यादा थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ये मॉन्यूमेंट है जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है।
ओके क्यों? क्योंकि वो मॉन्यूमेंट है एंड रिलीजियस मॉन्यूमेंट है, इट रिप्रेजेंट्स द होम ऑफ गॉड, दैट इज वाई इट हैड द हाईएस्ट हाइट. ओके, ये सबसे ज़्यादा हाइट पे बनी हुई थी. नेक्स्ट स्लाइड. Densely packed mohalla bazaars, the Jama Masjid was among the largest and grandest mosque in India. There was no place higher than this mosque within the city. ये मैंने आपको पहले ही बताया. इसके अलावा और कौन से प्लेसेस थे दिल्ली में? तो दरगाह था. दरगाह जो है वो सूफी सेंट्स के टोम्ब हुआ करते हैं. खानकाह थे. खानकाह में बेसिकली जो सूफी लोग थे वो रहा करते थे, वो उनके घर के जैसा होता था. या जो भी ट्रैवलर्स आते थे सिटी में रहने के लिए, ट्रेड के पर्पस के लिए, दे यूज्ड टू स्टे इन खानकाह. देयर वाज ईदगाह ऑल्सो. Muslim used to pray many times in a day, so they all used to collectively come to this Eidgah and pray. Cul-de-sacs were street with dead ends. ऐसे streets जहाँ पे फिर end में कुछ और नहीं है, कोई मोड़ नहीं है, ऐसे cities को cul-de-sacs कहा जाता था. These all were the prominent things in the city. Next. अब 1639 में शाहजहां ने दिल्ली जो है उसकी स्थापना की, या शाहजहानाबाद की स्थापना की. लेकिन ब्रिटिशर्स जो हैं उन लोगों ने दिल्ली पर कोई कंट्रोल नहीं रखा था 1803 तक. दो ब्रिटिशर्स have come to India in 1600, but still they have not made any developments in Delhi till 1800. 1803 में Britishers gained control of Delhi after defeating the Marathas. Since the capital of British India was Calcutta, the Mughal emperor was allowed to continue living in the palace complex in the Red Fort. Delhi जो है उस पर बहुत सारे लोगों ने, रूलर्स ने रूल किया है. तो मुगल्स ने पहले मराठास से लड़ाई की एंड मराठास हैव गॉट कंट्रोल ओवर दिल्ली. फिर 1803 में मराठा और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हुई, लेकिन मुगल एम्परर जो थे उनको अभी भी रेड फोर्ट में रहने के लिए अलाउ किया गया था. ब्रिटिशर्स की कैपिटल उस टाइम तक कैलकाटा थी. ठीक है. लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स. द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप्ड ओनली आफ्टर 1911, क्योंकि 1912 में उनको दिल्ली को अपना कैपिटल बनाना था. दैट इज़ वाई दे वांटेड टू रेनोवेट दैट सिटी. तो 1911 के बाद ही दिल्ली को उन्होंने और ज़्यादा प्रोग्रेस या डेवलप करना शुरू किया. नेक्स्ट. In Madras, Bombay और Calcutta, the living spaces of Indians and British were sharply separated. ये जो तीन प्रेसिडेंसी सिटीज़ थी, यहाँ पर ब्रिटिशर्स और इंडियंस जिन जगहों पर रहते थे उन एरियाज़ को अलग अलग नाम से डेजिग्नेट किया गया था. जहाँ पे ब्रिटिशर्स रहते थे उसे वाइट्स एरिया कहा जाता था, जहाँ पर इंडियंस रहते थे उन्हें ब्लैक्स एरिया कहा जाता था. यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन कम्प्लीटली ऑन द स्किन कलर. They had this racist mindset. That is why they have classified these areas as black and whites. In Delhi, especially in the first half of the 19th century, the British lived along with the wealthier Indians. But Delhi में ऐसा नहीं था. इन सारे areas में तो black and white areas जो हैं वो बिल्कुल separated थे, classified थे. बट दिल्ली के अंदर इनिशियली जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस के साथ ही रह रहे थे, मुग़ल लोगों के साथ रहते थे, उनके साथ उनके कोर्ट के सारे प्रोसेशंस या सारी डीलिंग्स एंजॉय भी करते थे. द ब्रिटिश लर्न टू एंजॉय उर्दू एंड पर्शियन कल्चर एंड पोइट्री एंड पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल्स. दिल्ली में इनिशियली ये सब लोग मिलजुल कर एक साथ ही रहते थे, सारे फेस्टिवल्स भी एंजॉय करते थे. The establishment of Delhi College in 1792 led to a development largely in Urdu language. Delhi Renaissance भी इसे कहा जाता है, क्योंकि 1792 में दिल्ली में जो एजुकेशन है, एजुकेशन के फील्ड में दिल्ली ने काफ़ी प्रोग्रेस किया. वहाँ पे कॉलेजेस आए और लोगों ने पढ़ना शुरू किया. एक एजुकेशन सिस्टम जो है वो धीरे धीरे हमारा डेवलप हो रहा था, तो उसे दिल्ली रेनेसेंस का पीरियड कहा जाता है. नेक्स्ट. The British wanted Delhi to forget its Mughal past. The area around the fort was completely cleared of gardens and pavilions and mosques. Basically, जब तक रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है वो फर्स्ट रिवॉल्ट है इंडियंस का अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. जब तक रिवॉल्ट ऑफ 1857 हैज़ नॉट अकर्ड, तब तक तो
Britishers were very okay with Delhi having hold on of Mughals का उन पे hold था दिल्ली के ऊपर, एंड दे वर ओके विथ इट, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी एज सच. लेकिन जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है तब सारे इंडियंस जो हैं वो बहादुर शाह जफ़र को वापस दिल्ली में ले जा करके मुग़ल एम्परर घोषित कर देते हैं. देन ब्रिटिशर्स ओनली रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली, कि इंडियंस की नज़र में दिल्ली की कितनी इम्पोर्टेंस है. अगर वापस से उनको ब्रिटिशर्स का कंट्रोल हटाना था और मुग़ल एम्परर का रूल चाहिए था, तो उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफ़र को इंडियंस ने दिल्ली ले जा करके क्राउन किया. सो ये एक टर्निंग पॉइंट था दिल्ली के लिए, बिकॉज अब ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया कि दिल्ली की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और हमें दिल्ली के ऊपर होल्ड बनाना पड़ेगा अगर हम पूरे इंडिया के ऊपर होल्ड बनाना चाहते हैं तो. लेकिन जैसे ही दिल्ली को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, उन्होंने दिल्ली का जो पूरा एक फेस था उसको चेंज कर दिया. ठीक है, फॉर इंस्टेंस जिन्नतल मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इनटू बेकरी. जो भी वहाँ पे मस्जिद्स थे उन सबको कन्वर्ट कर दिया बेकरी में. जामा मस्जिद को 5 years के लिए लॉक कर दिया गया, वहाँ पे कोई प्रेयर्स नहीं होते थे. 1/3 of the city was demolished and its canals were filled up. In 1870 the western walls of Shahjahanabad were broken to establish the railway. मैंने पहले आपको जो ड्रॉ किया था फिगर, यहाँ पैलेस था और ये जो वेस्टर्न वॉल्स हैं इन सबको पूरा ब्रेक कर दिया गया, क्योंकि इस टाइम पर रेलवे का एक्सपेंशन इंडिया में होना शुरू हो गया था. जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर रहा था इंडिया से थ्रू ब्रिटिशर्स. इंडियंस को उसका कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल रहा था. लेकिन जो भी आपके सामान है जो लोकली पूरे इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको पोर्ट्स तक लेकर जाना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए रेलवे का एक्सपेंशन किया जा रहा था और ये वाली जो वॉल है उसको ब्रेक कर दी गई थी. ठीक है, सो दे स्टार्टेड डिमोलिशिंग दिस ओल्ड सिटी. उन्होंने धीरे धीरे इस पूरी सिटी को डिमोलिश करना शुरू कर दिया. British now began living in the sprawling civil lines area that came up in the north, away from the Indians in the walled city. The Delhi College was turned into a school and shut down in 1877. जो 1739 में एक रेनेसेंस 1792 में जो एक रेनेसेंस स्टार्ट हुआ था, दिल्ली कॉलेज खुला था, उसको भी बंद कर दिया गया. एंड अब जो ब्रिटिशर्स हैं, पहले जो मुस्लिम्स के साथ मिल कर के रहते थे और उनके जो कल्चर फेस्टिवल्स एंजॉय करते थे वो उन्होंने करना बंद कर दिया. एंड वो एक सिविल लाइंस एरिया जो कि नॉर्थ में सिचुएटेड था, सिविल लाइंस एरिया में जाकर के रहने लग गए. ओके, नेक्स्ट. सो दिस यू कैन सी देयर इज अ स्टार्क डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड दिल्ली एंड न्यू दिल्ली. ओल्ड दिल्ली वॉज वेरी क्राउडेड, बहुत क्राउडेड था, बहुत वाइड एवेन्यूज़ नहीं थे, रोड्स इतने वाइड नहीं थे. ये जो पूरा का पूरा सिटी जो बहुत अच्छे से फ्लरिश्ड था, जहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, बिल्डिंग्स दिख रही हैं, उन सबको ब्रिटिशर्स ने क्लियर कर दिया फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सो दैट 1857 के जैसे वापस कोई ऐसा रिवॉल्ट ना हो जाए और वापस कोई दिल्ली में घुस करके किसी राजा या महाराजा को इंडिया के बादशाह या इंडिया का राजा ना डिक्लेयर कर दे. उसके लिए उन्होंने क्या किया, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं उसको डिमोलिश कर दी और उसको एक क्लियर ग्राउंड दे दिया, सो दैट कोई भी इन्वेजन अगर इधर से होगा या कोई भी अटैक अगर होगा, दे कैन हैव अ कंट्रोल ओवर इट. वो बिल्कुल उसको ईजिली देख पाएंगे, मॉनिटर कर पाएंगे. सो फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस ये पूरी सिटी को क्लियर कर दिया गया. बहुत सारी जो ओल्ड बिल्डिंग्स थी उसको डिमोलिश कर दिया गया. नेक्स्ट. अब जो नया कैपिटल दिल्ली को ब्रिटिशर्स बनाने वाले थे, उसके लिए कैसे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में दिल्ली के डेवलपमेंट को, दिल्ली में न्यू सिटी के आर्किटेक्चर को प्लान किया गया था. 1877 में सबसे पहले दिल्ली को ये इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि ब्रिटिशर्स का अब होल्ड है दिल्ली में, बहुत सारी जो वायसरायज थे उन लोगों ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स रखनी, प्रोसेशंस रखना शुरू कर दिया था. As you can see, there is one example here. Viceroy Lytton organized darbar in Delhi. Okay. इस टाइम पे दो कैलकाटा was the capital of Britishers, but still दिल्ली की इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए इन्होंने 1877 में दरबार दिल्ली में हेल्ड किया और डिक्लेयर किया कि जो क्वीन विक्टोरिया है वो अब इंडिया की भी एम्प्रेस रहेंगी.
एम्परर मैस्कुलिन के लिए यूज़ होता है, एम्प्रेस फेमिनिन के लिए। तो क्वीन विक्टोरिया जो हैं वो महारानी रहेंगी इंडिया की, ऐसा डिक्लेयर किया इस दरबार में। द रीज़न टू चूज दिल्ली, द फॉर्मर कैपिटल ऑफ द मुगल्स, फॉर सच एन इवेंट वॉज टू कम्युनिकेट टू द इंडियन पीपल that Mughal empire was no longer in charge of India. Mughals used to control India from their capital Delhi. और अब इस दरबार के थ्रू ब्रिटिशर्स wanted to show Indians कि अब दिल्ली के ऊपर मुगल्स का कंट्रोल नहीं है, दिल्ली के ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल है। In 1911 when King George V was crowned in England, a darbar was again held. जैसे 1877 में दरबार हुआ था दिल्ली में, वैसे ही 1911 में भी दरबार जो है वो हुआ, और इसी ओकेजन पर डिक्लेयर किया गया दैट द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया विल बी नाउ शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ठीक है, कैपिटल जो है 1911 में शिफ्ट कर दिया गया कैलकाटा से दिल्ली। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, जब कैपिटल शिफ्ट किया गया तो राष्ट्रपति भवन बनाया गया, जिसे हम अभी राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं, बट पहले इसे वायसराय पैलेस कहा जाता था। द कोरोनेशन दरबार ऑफ किंग जॉर्ज V, 12 December 1911, over 1 lakh इंडियन प्रिंसेस एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड सोल्जर्स गैदर्ड इन द दरबार। ये जो तो 1911 में वापस से एक दरबार जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली में, सो दैट दिल्ली को कैपिटल डिक्लेयर किया जा सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो पूरा का पूरा दरबार जो ऑर्गेनाइज किया गया था उसकी ये फोटो है। इट वॉज अ वेरी ग्रैंड प्रोसेशन, बहुत ग्रैंड प्रोसेशन था। यहाँ पर सारे जो आर्मी मैन हैं या जितने भी लोग हैं, 1 लाख पीपल हैव गैदर्ड फॉर टू विटनेस दिस ओकेजन, और जितने भी ये सोल्जर्स हैं उनको बहुत ही एडमिनिस्टर्ड वे में, बहुत ही मैनेज्ड वे में ये यहाँ पर लाया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था दरबार, एंड फाइनली डिक्लेयर किया गया यहाँ पे दैट नाउ द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया विल बी Delhi instead of Calcutta. So I will just conclude this chapter on this note. In the next lecture we will study further. Thank you.